Students, welcome back to my YouTube channel Grow Chemistry, and in this lecture we are going to start a topic atmosphere for all the competitive exams and also for the students who are studying in 8th, 9th, 10th class. So students, एटमॉस्फेयर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर एक तरह से कवरिंग है गैसेस की जो अर्थ को सराउंड करती है, जैसे कि हमारी अर्थ है सपोज को, ठीक है। जो भी गैसियस लेयरिंग है जो हमारी अर्थ को सराउंड कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वैसे भी एटमॉस्फेयर टू वर्ड्स के मिलने से बना है, एटम प्लस स्फीयर। एटम क्या होते हैं आपके अणु, और स्फीयर क्या होता है गोला। तो इट मीन्स द कवरिंग ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करने वाले हैं, और एटमॉस्फेयर में जो जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और वो कितने परसेंटेज जो है हमारे अर्थ में प्रेजेंट होती है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारी अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। तो यहाँ पे क्या है, आपके हिल्स हैं, हिल्स मतलब पहाड़, ठीक है। सो अर्थ के सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर जो है हमारी ट्रोपोस्फेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उससे 18 किलोमीटर ऊपर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट होती है, 13 किलोमीटर पे आपकी ओजोन लेयर होती है, 50 किलोमीटर पे आपकी मिसोस्फेयर होती है, और 80 किलोमीटर पे आपकी आयोनोस्फेयर होती है, और 640 किलोमीटर पे आपकी जो लास्ट लेयर है डेट इज़ एक्सोस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे पहली लेयर है अर्थ के सरफेस से। सो ये 8 किलोमीटर अबव प्रेजेंट होती है, और इस रीजन में क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, रेन होती है, बारिश होती है, और लाइटनिंग बिजली गिरती है। इस रीजन में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर, और आप छोटे जूनियर क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हो कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। उस ओजोन लेयर का वर्क होता है कि जो सन से हार्मफुल रेडिएशन है, यूवी रेडिएशंस आती हैं, उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो जैसे आपका हेलीकॉप्टर जो फ्लाई करता है, आपका जो बलून्स होते हैं, पैराशूट्स होते हैं, वो जिस रीजन में वो फ्लाई करते हैं डेट इज़ नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। जिस लेयर में वो फ्लाई करते हैं डेट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, एंड इट इज़ प्रेजेंट अबव द 18 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। नेक्स्ट बात आती है ओजोन लेयर की, डेट यू नो वेरी वेल। ओजोन लेयर इज द लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन, एंड इट इज़ प्रेजेंट अबव 30 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट बात आती है हमारी मेसोस्फेयर की। मेसोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर अबव प्रेजेंट होती है हमारी अर्थ सरफेस के। सो स्टूडेंट्स, मेसोस्फेयर का क्या रोल होता है हम डिस्कस करने वाले हैं, एज इट इज़ प्रेजेंट अबव 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो स्टूडेंट्स, जो मेसोस्फेयर होती है ये कोल्डेस्ट लेयर होती है, ये बहुत ही ठंडी लेयर होती है हमारे अर्थ सरफेस की। तो स्टूडेंट्स, ये लेयर क्या करती हैं, जैसे आपको पता है जो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराते हैं, एस्ट्रॉयड्स, मेटोर्स। सो स्टूडेंट्स, ये क्या करती हैं, जो ये एस्ट्रॉयड्स हैं इनको बर्न अप कर देती हैं, अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले ही इनको बर्न अप कर देती है, कि हमें जो है ये उल्का पिंड जो पृथ्वी से टकराते हैं उनसे हमें ये बचा के रखती है मेसोस्फेयर। और स्टूडेंट्स, ये इतनी ठंडी होती है कि जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं इनको फ्रीज करके आइस क्लाउड्स में चेंज कर देती है। ये रोल था स्टूडेंट्स मेसोस्फेयर का। नेक्स्ट बात आती है कि जो अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर अबव प्रेजेंट होती है डेट इज आयनोस्फेयर। स्टूडेंट्स, इस लेयर में क्या होता है, जो हमारी रेडियोस वेव्स है ना, जो हमारे पृथ्वी से जो भी एक तो ट्रांसमिशन होता है। सो स्टूडेंट्स, जो रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं एक एंटीना से भेजे जाते हैं जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब ये इस लेयर से
टकरा जब ये इस लेयर तक पहुंचते हैं तो इस लेयर से आयनोस्फीयर क्या होती है, एक ऐसी लेयर है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इस लेयर से टकरा कर ये हमारे तक रिसीवर तक पहुंचते हैं। इस तरह से जो रेडियो वेव्स हैं उनमें उनकी हेल्प से जो है एक रीजन से दूसरे रीजन तक कम्युनिकेट किया जा सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपकी एग्जोस्फेयर। तो स्टूडेंट्स एग्जोस्फेयर में क्या होता है, जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं डेट इज़ इट इज़ प्रेजेंट अबव 640 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सो एग्जोस्फेयर में आपका क्या होता है, ये एक तरह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है इस लेयर्स में। जैसे आप देख पा रहे हैं एक सैटेलाइट है जिसको इस रीजन में इंस्टॉल किया जाता है, इस रीजन में भेजा जाता है, क्योंकि सबसे अबव लेयर है अर्थ के सरफेस की, डेट इज एग्जोस्फेयर। तो स्टूडेंट्स आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंडर ही आती है, नेक्स्ट मीजोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर एंड देन एग्जोस्फेयर। आपको लेयर्स रिमेंबर रखनी है और ये रिमेंबर रखनी है अर्थ के सरफेस से कितने किलोमीटर अबव है। और आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जो बैलून्स वगैरह हैं, एयरप्लेन्स वगैरह हैं, ये इस रीजन में फ्लाई करते हैं। ओजोन लेयर का पता होना चाहिए, मेसोस्फेयर, इन सब का आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, साथ में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो आपका डायग्राम मेंशन है ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछे जाते हैं आपके, उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू विच टू लेयर्स। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे एटमोसफेयर को किन दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है? आंसर है आपका होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। एक तो वो लेयर होगी जिसमें सेम टाइप ऑफ आयंस वगैरह प्रेजेंट होंगे, सेम टाइप ऑफ गैसेस वगैरह प्रेजेंट होगी, और हेट्रोस्फेयर मतलब एक वो लेयर जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस और यू कैन से गैसेस प्रेजेंट होंगी। विच एटमोस्फेरिक लेयर रिकॉर्ड मोस्ट ऑफ द सीजनल एक्टिविटी। वो कौन सी एटमोस्फेरिक लेयर है जिसमें काफ़ी सारी जो सीजनल एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी रिकॉर्ड होती हैं। सीजनल एक्टिविटीज़ मतलब जैसे रेन हो रही है, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है, ऑटमन हो रही है, मीन्स टू से अलग अलग जो ऋतुएं होती हैं हमारी, तो वो कौन सी लेयर है जो इन सबको रिकॉर्ड करती है? मैंने अभी बताया था ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, रेनिंग, लाइटनिंग, ये सब चीज़ें इसी लेयर में रिकॉर्ड होती है। ट्रोपोस्फेयर जो फर्स्ट लेयर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर फ्लाइट ऑफ प्लेन्स। सो स्टूडेंट्स पूछा गया है कि वो कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसको कंसीडर किया गया है जहाँ पर प्लेन्स जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं या फ्लाइट कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। वो लेयर कौन सी है आपकी? डेट इज़ योर स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे कि डायग्राम में बहुत क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप ये डायग्राम अच्छे से कर लेते हो ना, आप ये सभी के सभी क्वेश्चंस को ईजिली आंसर करने में एबल होंगे। द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओजोन लेयर होती है आपके, वो कौन से रीजन में या कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट होती है, और आंसर क्या है इसका? स्ट्रेटोस्फेयर। मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ ओजोन सिस्टम फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से ओजोन जो लेयर है उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट जो है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में आती है, लगभग 30 किलोमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। बट एग्जैक्ट आप नहीं पता तो आप लिख सकते हैं अबाउट 15 टू 35 किलोमीटर, ठीक है, जैसे कि डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। वो कौन सी लेयर है एटमोसफेयर की जो रिस्पॉन्सिबल होती है जिससे रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं? ये देखो स्टूडेंट्स, यहीं से क्लियर हो रहा है वो कौन सी लेयर है, आइनोस्फेयर, जहाँ से एटमॉस्फेयर के जो लेयर हैं डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स।
जैसे कि मैंने बताया था, एक ट्रांसमीटर लगा होता है, एक रिसीवर लगा होता है। ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स निकलती हैं और वो आयनोस्फीयर से टकरा के रिसीवर तक पहुंचती हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इनर्ट गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमोसफेयर। वो कौन सी इनर्ट गैस है जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट नहीं होती। इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। आंसर है रेडोन। रेडोन आपके पास एक तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये ऐसी गैस है जो आपके एटमोसफेयर में प्रेजेंट नहीं होती। 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। मैंने अभी बताया आपको, कम्युनिकेशन करने के लिए आयनोस्फेयर जो है वो आपकी लेयर रिस्पॉन्सिबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इंस्टॉल्ड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है जहाँ पर जो है आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है। वो कौन सी लेयर है स्टूडेंट? लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में ही आपकी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इनको इंस्टॉल किया जाता है, जो आपके टीवी वगैरह होते हैं इनके एंटीनास को सिग्नल पहुंचाती हैं। नेक्स्ट आपका है एक इम्पोर्टेंट नोट, लिख सकते हैं आप ये, द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ द अर्थ रिफ्लेक्ट्स द हाइएस्ट सन रेज एल्बिडो। स्टूडेंट्स क्या कहा गया है कि जो स्नो कवर्ड एरिया है अर्थ का वो एरिया जो स्नो से कवर अप है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स होंगे जहाँ पे ना वो वाला एरिया की बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, हाईएस्ट सन रेज को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। आपको ये याद रखना है। और वो कौन सा एरिया है? एल्बेडो है। आपको ये चीज़ रिमेंबर रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेयर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर हाईएस्ट टेम्परेचर वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था और वो कितना टेम्परेचर था। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर जस्ट इतना पूछ लिया जाएगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर वो कितना था जो अर्थ पे रिकॉर्ड किया गया था, या फिर आपके पास रीज़न भी पूछ सकता है किस जगह वो रिकॉर्ड किया गया था। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ 20 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड में 20 डिग्री जो था वो हाईएस्ट टेम्परेचर था जो नोट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स। जो क्लियर नाइट्स होते हैं, क्लियर नाइट्स मतलब जिस नाइट में बिल्कुल भी उस रात जब बादल बिल्कुल ना हो, मौसम बिल्कुल साफ हो, वो जो रात है वो ज़्यादा ठंडी होती है एज़ कम्पेरिजन टू क्लाउडी नाइट्स। उस रात के कंपैरिजन में जो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी होती है, बादलों से भरी होती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के एब्सेंस की वजह से ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताना चाहूँगा आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे आपके सन है, ठीक है, सन से आपकी क्या आ रही हैं, रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ पे। तो अर्थ का जो आपका सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रात के समय क्या होता है, जैसे बाय द वे ये आपका अर्थ का सरफेस है जो आपका बिल्कुल गर्म हो चुका था दिन के समय पे, ठीक है। तो रात के समय पे क्या होता है, अगर तो आपके, पहले हम बात कर लेते हैं क्लियर नाइट, जो बिल्कुल साफ रात है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी बादल नहीं है। साफ रात का मतलब ये नहीं है कि नाइट है ही नहीं, वो मतलब क्लियर नाइट का कहने का मतलब है कि उस नाइट में बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं है, बादल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जो ये रेडिएशंस हैं, ठीक है, जब एटमोसफेयर क्या हो गया, अब ठंडा हो गया रात के समय ना, तो ये रेडिएशंस जो हैं वो दोबारा से आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी तो रेडिएशंस जो है वो हॉट, आपको पता है जो हीट एनर्जी है या फिर रेडिएशंस है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। हाई टेम्परेचर तो अर्थ का हो गया और लो टेम्परेचर जो आपका सराउंडिंग्स हो गया, तो आपकी जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग्स में चली जाएगी। तो इसलिए जो अर्थ का सरफेस है वो कोल्डर हो जाता है, ये रीज़न है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास क्लाउडी नाइट्स है, मतलब जब बादल होंगे आपकी रात में, वो रात जिसमें बादलों से भरी हुई रात, ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे सन से अर्थ ने क्या किया, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये सरफेस तो वार्म हो गया ना, गर्म हो गया। और यहाँ पे आपके क्या है, क्लाउड्स हैं,
ये क्लाउड्स हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी रेडिएशंस जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो क्लाउड्स क्या कर देंगे, उनको उन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देंगे। इस तरह से जो भी आपकी रेडिएशंस जाएंगी वो रिफ्लेक्ट होके फिर अर्थ के ही सरफेस पे आ जाएंगी। तो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो अर्थ का जो सरफेस है वो ठंडा नहीं हो पाता, वो थोड़ा गर्म ही रहता है। तो ये रीज़न था, जो क्लियर नाइट्स हैं वो कोल्डर होती हैं देन क्लाउडी नाइट्स। ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। एग्ज़ाम में क्या आएगा, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आएगा। जो स्टूडेंट्स 7th 8th में पढ़ रहे हैं या फिर 9th में पढ़ रहे हैं, उनको तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उनको कंप्लीट लिखना पड़ेगा कि क्लियर नाइट्स का रीज़न क्या है, तो उनके लिए तो ये है। पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ ऑप्शन टाइप में आएगा कि क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स एंड 4 ऑप्शंस प्रेजेंट होंगे, तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी रेडिएशन जो है वो सराउंडिंग्स में चली जाती है। सो एब्सेंस ऑफ रेडिएशन की वजह से जो क्लियर नाइट्स आपके ज़्यादा कोल्डर होते हैं देन क्लाउडी नाइट्स, ठीक है। अप टू व्हाट हाइट इज द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। ऑक्सीजन गैस जो है वो किस हाइट तक प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, मतलब कि अर्थ के सरफेस से ऑक्सीजन गैस जो है आपकी वो कितने हाइट तक प्रेजेंट होती है, अबाउट 64 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऑक्सीजन गैस कहाँ तक प्रेजेंट होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाने लगते हैं, जैसे जैसे हम आयनोस्फेयर एक्सोस्फेयर में जाने लग जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए हम जो है वो ऑक्सीजन पंप्स को साथ लेके जाते हैं, स्पेस में तो होती ही नहीं ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्राइमेसी ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फाउंड। कि वो आपकी कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें प्राइमेसी ऑफ, मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आयंस की वजह से प्रेजेंट होंगे ना, आयंस जब कटायन या फिर अनायन, आपको पता होगा, जैसे कटायन तो पॉजिटिव चार्ज होगा, आपका अनायन नेगेटिव चार्ज होगा, इनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो कौन सा रीज़न होगा, ऑब्वियस सी बात है आयनोस्फीयर, नेम से ही क्लियर हो रहा है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है, आयंस की वजह से फ्लो होती है, और आयंस किस में प्रेजेंट होते हैं, आयनोस्फीयर में। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक नोट बना लेना कि एक नोट है जो बॉक्स में आपका शो हो रहा है, ये वाला बॉक्स। क्या कहा गया कि ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज बेनिफिशियल बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवीबी रेडिएशन फ्रॉम द सन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ओजोन जो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और ये लगभग 15 से 35 किलोमीटर अबव होती है अर्थ के सरफेस से, और ये बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। क्यों बेनिफिशियल होती है, अगर ओजोन लेयर ना हो तो जो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो अर्थ तक रीच हो जाती, और उसकी वजह से क्या हो जाता, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती। और आपने ये बात भी सुनी होगी कि जो आपने ये बात सुनी होगी कि जो आपकी ओजोन लेयर है उसमें एक होल हो चुका है, और सबसे बड़ा होल जो वो एंटार्क्टिका में देखा गया। वो क्यों होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होता है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना, इनसे गैसेस निकलती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके क्या कर देती है, उसमें होल प्रोड्यूस कर देती हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो आपकी ओजोन लेयर है उसमें होल होता जा रहा है, और अगर ये होल ज़्यादा डीपर हो गया तो फिर जो सन की हार्मफुल रेडिएशन है वो अर्थ तक रीच कर जाएंगी, जो हमारे लिए ही डेंजरस है। सो जो एब्जॉर्प्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ओजोन की वजह से, वो एक तरह से आपका सोर्स ऑफ लाइट को क्रिएट कर देता है, विच एक्चुअली फॉर्म्स द स्ट्रेटोस्फेयर इटसेल्फ। जो क्या फॉर्म कर देता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब जो आपकी यूवी रेडिएशन सन से आ रही हैं, ओजोन क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है। सो एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, एक तरह से हीट का एक सोर्स क्रिएट हो जाता है। वो सोर्स अपने आप में क्या है, एक स्ट्रेटोस्फेयर, अ वार्मर लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज योर वार्मर लेयर, बहुत ही गर्म लेयर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। वो कौन सा ईयर था, वो कौन सा साल था जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एग्री किया गया था ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए। देखो, ओजोन लेयर के लिए जब पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो है उसमें होल हो रहे हैं,
या कोई दूसरी रीजंस हैं, कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस जिनकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो उसके लिए जो एक तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो लिए गए थे। प्रोटोकॉल्स जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 के भी प्रोटोकॉल्स हैं, वियर मास्क, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सैनिटाइजर्स। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इसी तरह से ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोटोकॉल्स लिए गए थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया वो कौन सा ईयर था जब ये प्रोटोकॉल्स लिए गए थे, वो ईयर था 1987। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन के बारे में कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि वो कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। डेट इज़ योर नाइट्रोजन गैस, डेट इज़ प्रेजेंट इन 78.8% शेयर। नेक्स्ट इज़ योर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस इज़ प्रेजेंट 20.95% शेयर। नेक्स्ट इज़ योर आर्गन 0.93%, carbon dioxide 0.036%, and neon 0.002%, helium 0.0005%, krypton 0.001%, xenon 0.00009। डेट इज़ पॉइंट के बाद 4 जीरोज हैं, देन आपका 9 है। लास्ट वन इज़ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत लेस प्रेजेंट होती है, डेट इज़ 0.00005, डेट इज़ 4 जीरो के बाद आपका 5 है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको मेनली याद रखना है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग आपकी 78% प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन गैस जो है आपकी वो N2 होगा। और ये भी याद रखना कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेज है कभी भी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट नहीं होती, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होती है। ये नहीं है नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है एटमॉस्फेयर में, जी नहीं, N2 होगा वो। ठीक है। सो ऑक्सीजन जो है हमारी वो लगभग 21% प्रेजेंट होती है, और जो अदर गैसेज हैं वो लगभग 1%। आप इन सबको ऐड करके भी देख सकते हो, 8, 9, 10, 7, 10, 100% आता है इनका टोटल। सो ये परसेंटेज शेयर्स हैं स्टूडेंट्स, आपको जस्ट रिमेंबर रखना। ये नहीं है पॉइंटों के बाद, जैसे नाइट्रोजन है 78.8 है, आप इतना भी रिमेंबर रखेंगे 78% है वो भी चलेगा। पर जैसे दूसरी गैसेज है उनके लिए आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। सो इट इज़ योर कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफियर। बस एक लास्ट नोट रह गया स्टूडेंट्स, देन वी एंड अवर लेक्चर। द टेम्परेचर एट मेसोस्फियर बाउंड्री falls to 95% डिग्री सेल्सियस विच इज़ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी, एक ऊपर एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि वो हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था जो अर्थ पे रिकॉर्ड किया गया था, वो डेट इज़ 20 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। सो इसी तरह से एक आपका नोट है, उसमें क्या है, मिनिमम टेम्परेचर की बात हो रही है एटमोसफियर की। वो क्या, कहाँ पे था मिनिमम टेम्परेचर आपका, एट मेसोस्फियर बाउंड्री, मेसोस्फियर बाउंड्री पे था। जो फाल, कितना फाल हो गया था, 95 डिग्री सेल्सियस एवरेज वो फाल हो गया था। So thank you students for watching the video. Please keep liking and subscribing the video for my motivation. Thank you.